मोशन इन अ प्लेन, ये हम पढ़ेंगे। एनीवन, मोशन इन अ प्लेन में क्या क्या आता है? वेक्टर्स आते हैं, टू डायमेंशनल मोशन, रिलेटिव मोशन जैसे मैन रिवर प्रॉब्लम, रिवर क्रॉसिंग, रेनमैन प्रॉब्लम, वो सुनाओ। प्रोजेक्टाइल मोशन आता है, ठीक है, और सर्कुलर मोशन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ये 4-5 टॉपिक्स हैं। कितने हो गए, 4 या 5? वेक्टर्स, प्रोजेक्टाइल, रिलेटिव, सर्कुलर मोशन, बेसिकली ये 4 टॉपिक्स हैं। थोड़ा वेक्टर में टाइम लग जाएगा, बाकी थोड़े जल्दी जल्दी हो जाएंगे। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे वेक्टर्स। तो वेक्टर्स का एक क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ जितना भी हम यूज करेंगे। एक चीज देखिएगा, इस चैप्टर में वेक्टर बेसिक वाले हैं। डॉट प्रोडक्ट वाला जो टॉपिक है वो वर्क एनर्जी पावर में आता है, और क्रॉस प्रोडक्ट वाला रोटेशनल चैप्टर में आता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। बट सारे के सारे हम यहीं पे कवर करेंगे। सो व्हाट आर वेक्टर्स? एनीवन? वेक्टर क्या होते हैं, कोई आइडिया बताइए। देखो, ये कहना गलत है कि किसी भी चीज जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है वो वेक्टर होगा। एग्जाम्पल करंट, करंट के पास मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है, करंट के पास डायरेक्शन है, लेकिन करंट वेक्टर नहीं है। तो सिर्फ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होना किसी चीज को, ठीक है, वेक्टर नहीं बनाता। तो शाबाश। आइए, अभी के लिए हमें सिर्फ 2 चीजों पे ध्यान देना है, स्केलर्स एंड वेक्टर्स इन क्वांटिटी में। तो स्केलर्स कौन से होते हैं? स्केलर्स वो होते हैं जिनके पास एक वैल्यू हो। वेक्टर कौन से होते हैं? एनीवन? जिनके पास एक मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो। तो आपने पढ़ा होगा स्केलर्स के पास मैग्नीट्यूड होता है। मैं मैग्नीट्यूड वर्ड प्रेफर नहीं करता, मैं वैल्यू प्रेफर करता हूँ। मैग्नीट्यूड मीन्स अ पॉजिटिव वैल्यू। स्केलर्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो स्केलर्स पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो तीनों हो सकते हैं। बट वेक्टर क्या होते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज पॉजिटिव ऑलवेज। वेक्टर के आगे अगर माइनस का साइन लग रहा है तो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, इससे बढ़िया मैं कमी नहीं पूछ लेते हैं। थैंक यू। बिना कुछ पूछे, बिना कुछ विश किए घुस जाया करो जल्दी से क्लास में प्लीज, ठीक है। मैं ऑलरेडी डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, मेरा मोमेंटम टूट जाता है, मुझे नहीं पता होता फिर क्या था नेक्स्ट टॉपिक। आइए करते हैं। ओके, कोई बात नहीं। हाँ तो बच्चों देखिए, सबसे पहले मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। अगर एक वेक्टर के साथ माइनस लगा हुआ है तो इसका क्या मतलब होगा? अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। वेक्टर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होती है, माइनस का साइन उसके डायरेक्शन अपोजिट बताता है। स्केलर के साथ अगर नेगेटिव है तो वो सच में कुछ नेगेटिव वैल्यू दिखा रहा है। एग्जाम्पल, जैसे आपने वर्क डन देखा होगा, तो वर्क डन क्या होता है? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। याद है? नहीं याद? इट्स ओके। चलो देखो, ये एक गाड़ी है, ठीक है। इस गाड़ी को हमें यहां लेके जाना है, तो एक पर्सन ऐसे फोर्स लगा रहा है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन, तो इसका वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव। एक पर्सन यहां फोर्स लगा रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट उस साइड हो रही है, तो इसका वर्क डन क्या है? नेगेटिव। एक पर्सन ऐसे फोर्स लगा रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, तो ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट करवा ही नहीं रही, जीरो। तो वर्क के केस में पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो ये चीजें कुछ बताती हैं। वेक्टर के केस में नेगेटिव सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन बताता है, ठीक है, उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होती है। याद रह जाएंगे ये बातें, ठीक है। सो वेक्टर्स, वेक्टर्स के पास क्या होता है? वेक्टर्स आर मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, ठीक। एक मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दो, वेक्टर बन जाएगा। स्केलर्स कैन आल्सो हैव डायरेक्शन। आपको जो पॉइंट इंपॉर्टेंट लगे सिर्फ वही वाले लिखना, ठीक है। यूट्यूब के लिंक के नीचे मैं मैक्सिमम कोशिश करता हूँ अपने सारे नोट्स डाल दूं। तो अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए, यूट्यूब के लिंक के नीचे जाओ, वीडियो के नीचे, वहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी, फिजिक्स नोट्स। उसमें मेरे हर साल के नोट्स मिल जाएंगे आपको। कोई नोट्स छोटे हैं, कोई बड़े हैं, डिपेंडिंग ऑन द क्लास, ठीक। सो स्केलर्स के पास भी डायरेक्शन हो सकती है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल करंट, करंट के पास डायरेक्शन है। आपने 12th क्लास में जब भी, ठीक है, किसी वायर में करंट दिखाया होगा, हमेशा एरोस दिखाए होंगे, ठीक है। अगर मैं कह दूं इस ब्रांच में करंट है -2, तो इसका मतलब क्या था?
मैंने जो डायरेक्शन ली है वो गलत है, अपोजिट आनी चाहिए। बात आई समझ में? तो स्केलर्स के पास डायरेक्शन हो सकती है, हमेशा नहीं होती, कुछ स्केलर्स के पास हो सकती है। तो वेक्टर और स्केलर डिफरेंस क्या है? ठीक, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक, जो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इस चीज को हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहते हैं। स्केलर्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं करते। जैसे मैं आपसे कह दूं इस वायर में, ठीक है, 3 एम्पेयर करंट है, इस वायर में 4 एम्पेयर करंट है, बताओ इसमें कितना होगा? 7। तुम लोगों ने ये पूछा ही नहीं ये एंगल कितना है। जबकि अगर मैं तुमसे कह दूं कि यहां मेरे पास एक ब्लॉक है, एक फोर्स मैंने ऐसे लगाई, एक फोर्स मैंने ऐसे लगाई, तो बताओ रिजल्टेंट कितना है? तो यहां तुम डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि फोर्स क्या है? एक वेक्टर है। वेक्टर वेक्टर एडिशन से आती है। बात आई समझ में? तो ये इनमें डिफरेंस है। स्केलर्स डू नॉट फॉलो दिस फॉर्मूला। तो बेशक उसके पास डायरेक्शन हो, लेकिन वो इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं करता। और स्केलर्स कौन से हैं जिनके पास डायरेक्शन है? प्रेशर। प्रेशर इज ऑलवेज नॉर्मल। कई बार एक टर्म आ जाती है टेंसर, लेकिन मैं उसके बारे में डिस्कशन नहीं करना चाहता, एनसीईआरटी में ऐसे कुछ दे नहीं रखा। ठीक है, टाइम, टाइम के पास डायरेक्शन है। टाइम हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो होता है। टाइम हमेशा फ्यूचर के डायरेक्शन में चलता रहता है, कभी रिवर्स में फ्लो नहीं करता। ठीक है, तो कुछ क्वांटिटीज के पास डायरेक्शन होते हुए भी वो स्केलर्स हैं, बिकॉज वो इस रूल को फॉलो नहीं करते। फाइनली, रिजल्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे मैं आपसे कह दूं वर्क डन का सिंपल सा फॉर्मूला बताओ, तो आप कहेंगे एफ डॉट एस। तो फोर्स वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, दोनों का क्या किया? डॉट प्रोडक्ट किया। डॉट प्रोडक्ट का जो आंसर आता है दैट इज ऑलवेज स्केलर। जैसे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला शायद आपने देखा हो, माइनस एफ डॉट डी आर। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी डॉट प्रोडक्ट से आ रही है। ये वाला फॉर्मूला याद नहीं है तो आई होप ये याद होगा, पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस पी डॉट ई। याद है? तो कोई भी क्वांटिटी अगर डॉट प्रोडक्ट से आ रही है तो वो क्या होगी? स्केलर होगी। और थोड़े खतरनाक फॉर्मूले देख लो, छोड़ो डर जाओगे। यहां पे रिजल्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट का जो आंसर होता है वो वेक्टर होता है। एग्जांपल, टॉर्क फॉर्मूला पीई। ओके, डाइपोल के केस में पी क्रॉस ई ऑफ कोर्स, और आर क्रॉस एफ मैकेनिक्स में आपने ये सुना होगा, एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस पी, ये आपने सुना होगा। इस चैप्टर में हम देखेंगे v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। तो ये सारे क्या हैं? दीज ऑल आर द रिजल्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ये सारे के सारे क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर है। क्रॉस प्रोडक्ट का जो भी आंसर आएगा दैट इज ऑलवेज वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, इसलिए चीजें याद रह जाएंगी। ठीक है, अब एक क्विक क्वेश्चन बता दो, v क्रॉस b डॉट l, ये क्वांटिटी क्या है? स्केलर या वेक्टर? पूरी क्वांटिटी 12th क्लास में अगर EMI चैप्टर आपने पढ़ा है तो ये EMF का फॉर्मूला होता है। इसे कहते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसमें हम प्रोडक्ट 2 बार कर रहे हैं, लेकिन 3 टर्म्स हैं ट्रिपल प्रोडक्ट। देखो, पहले मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो इसका आंसर वेक्टर आएगा, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो इसका आंसर स्केलर आएगा। तो ऐसा अगर कहीं आपको प्रोडक्ट दिख जाए तो वहां पे आप सीधा कह सकते हो ये क्वांटिटी स्केलर होगी। हम डॉट प्रोडक्ट लास्ट में करेंगे, डॉट प्रोडक्ट पहले नहीं कर सकते। तो ये कुछ बातें याद रह जाएंगी। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, व्हाट इज अ वेक्टर? A quantity that has magnitude, direction and following law of vector addition। अकेला मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने से, ठीक है, कोई क्वांटिटी वेक्टर नहीं बन जाती। कोई डाउट किसी को? तो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो करना जरूरी है। ओके, कोई प्रॉब्लम किसी को? ये वेक्टर का बेसिक था।
ठीक है, अगर तुम्हें कोई डाउट है इससे रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हो तो जल्दी से पूछो, अदरवाइज मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आइए सॉल्विंग अप्रोच। अगर मैं आपको कोई क्वेश्चन दे दूं कि हाँ भाई ये आपके पास क्या है, दो वेक्टर हैं, इस साइड हो जाओ, ठीक है, नेक्स्ट टाइम आवाज नहीं आनी चाहिए। अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन दे दूं और कहूं ये दो वेक्टर हैं, इनका आंसर बताओ फाइनल क्या होगा, तो आप उन्हें दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड ग्राफिकल अप्रोच, ठीक, एंड द सेकंड वन इज एनीवन एनालिटिकल अप्रोच। ये नाम आपको याद होने जरूरी नहीं है, ठीक है। देखिए मैं कह दूं आपके पास दो वेक्टर हैं, एक ये ए हो गया, ये बी हो गया, दोनों के बीच में एंगल थीटा हो गया। तो मैंने यहाँ क्या किया है, मैंने यहाँ ग्राफ बनाया, दो वेक्टर दिखाए, एरो दिखाए, उनके बीच में एंगल दिखाया। अगर मैं ऐसे कोई क्वेश्चन बना के सॉल्व कर रहा हूं तो वो ग्राफिकल अप्रोच कहलाएगी। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं किसी वेक्टर को ऐसे दिखा रहा हूं, ए आई कैप, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, ऐसे दिखा रहा हूं, तो इसे हम एनालिटिकल अप्रोच कह देते हैं। तो जहां हम आई जे के यूज करेंगे वो एनालिटिकल अप्रोच है, ठीक है। जहां हम सिंपल सा वो कर रहे हैं वो ग्राफिकल अप्रोच है। कोई प्रॉब्लम किसी को इसमें? ठीक है, तो सबसे पहले मैं ग्राफिकल अप्रोच के थ्रू क्वेश्चंस वगैरह की बात करना चाहूंगा। कैन स्टार्ट? ओके, ग्राफिकल अप्रोच। आइए, इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। एनीवन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेक्टेंगुलर? रेक्टेंगुलर, ट्रांसवर्स, ऑर्थोगोनल, अब तो बता दो, परपेंडिकुलर, सबका मतलब 90 डिग्री। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, रेक्टेंगल क्या है, 2D या 3D? 2D। तो किसी वेक्टर के 2 डायमेंशन में कंपोनेंट्स करना, ठीक है, इसे हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहते हैं। कंपोनेंट इस वर्ड के लिए दूसरा नाम क्या है? प्रोजेक्शन। तो अगर मैं आपसे कहूं एक वेक्टर का प्रोजेक्शन कितना है तो मैं उसके कंपोनेंट ही पूछ रहा हूं। तो आई होप आपको रूल्स याद हो। लेट जस्ट से ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, दो ही एक्सिस है मेरे पास, तो यहां मैं कहूंगा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ले रहा हूं। अगर 3 एक्सिस हो जाएं एक्स वाई जेड तो हम कहेंगे उसके 3D कंपोनेंट या क्यूबॉइडल कंपोनेंट्स ले रहे हैं, ठीक है, 3D में क्यूबॉइड हो जाता है। तो यहाँ पे वापस आइए, सबसे पहले हमारे पास एक वेक्टर हो गया ए, ये एक वेक्टर है, यहां से यहां इस एरो की जो लेंथ है वही इसके मैग्नीट्यूड को दिखाती है। तो ये जो एरो है इसकी वैल्यू है ए। अब ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है थीटा। तो आ जाओ, आई होप आपको थोड़ा सा याद हो, ये जो डिस्टेंस होगा दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एक्स, ये एक्स कंपोनेंट, और ये जो डिस्टेंस होगा या फिर ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये वाई होगा। आई होप सबको रेक्टेंगल दिख रहा हो, बेशक ये फिगर में थोड़ा स्क्वायर लग रहा हो लेकिन ये रेक्टेंगल है, ठीक है। तो रूल क्या कहता है, जिसके साथ थीटा है, देखो कंपोनेंट हमेशा हाइपोटेन्यूज के लिए जाएंगे, कभी तुम इसका कंपोनेंट इस पे ले लो। तो हाइपोटेन्यूज जो है इसकी वैल्यू है ए, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? ए कॉस थीटा, और ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? ए साइन थीटा। आई होप आपको ये रूल याद हो। ऐसे हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लेते हैं। और एग्जांपल मैं इसमें दूंगा नहीं क्योंकि ये क्रैश कोर्स है और मैं मान के चल रहा हूं तो मैं इतना आता होगा। और आगे स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। हाँ तो बच्चों, लेट जस्ट से ये हमारे पास क्या है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, सही बनाया? जी न्यूज किसी ने पढ़ी? नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ ये हमारे पास हो गए। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैं कह रहा हूं आप अपनी बाइक लेकर 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नॉर्थ में जा रहे हो,
ओके, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने आपको उठा के, ठीक है, आपके पैरेलल रख दिया। वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, दोनों नॉर्थ में, दोनों वेक्टर इक्वल है या नहीं है? इक्वल है। दिस इज कॉल्ड पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ अ वेक्टर। मैक्सिमम केसेस में आप एक वेक्टर को उठा के उसके पैरेलल रख सकते हो और उससे डेटा पे कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। जैसे लॉज ऑफ मोशन, वो जो चैप्टर है उसके स्टार्टिंग में कभी नोटिस करना, ये हमारे पास एक ब्लॉक है, तो इस ब्लॉक पे आपने फोर्सेस दिखाई होंगी। एक फोर्स आपने mg दिखा दी, ठीक है, फिर एक फोर्स आपने नॉर्मल दिखा दी, एक फोर्स ऐसे दिखा दी, दैट जस्ट सिंपल। तो जब हम लॉज ऑफ मोशन वाला चैप्टर डिस्कस करते हैं तो हम कभी भी ध्यान नहीं देते कि एफ यहां लग रहा है, यहां लग रहा है या यहां लग रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाएगा। रोटेशनल चैप्टर में थोड़ा बहुत टॉपलिंग का इफेक्ट आ जाता है, वहां पे हम ध्यान देते हैं। कई बार क्या होता है, एक वेक्टर को उठा के उसके पैरेलल रख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दिस इज पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ अ वेक्टर, याद रह जाएगा। फिर एनसीईआरटी में एक टर्म नीचे एक्स्ट्रा में डिस्कस की हुई है, लोकलाइज्ड एंड अनलोकलाइज्ड वेक्टर्स, एनी आइडियाज? localized and unlocalized vectors. Let's just say, ठीक है, तुम्हारे पास कोई चीज है घर में, कार, साइकिल, बाइक, तुमने कहाँ खड़ी की है, तुम्हें आइडिया होगा घर में कहाँ होती है, ठीक है। उनकी लोकेशन क्या है, लोकलाइज्ड, लोकल, फिक्स्ड, ठीक है। कुछ चीजें अनलोकलाइज्ड होती हैं, जैसे टाई, बेल्ट, शूज, चप्पल, पेन, खासकर कहाँ रखा है मिलता ही नहीं है। और कोई चीज है जो घर में अनलोकलाइज होती है, आज यहाँ है कल वहां होगी, सॉरी, नेल कटर, सही कहा, नेल कटर टाइम पे मिलता ही नहीं, मेरे को कभी नहीं मिला, इसलिए जब भी मेरे को जरूरत पड़ती मैं नया खरीद लेता। अब घर में इतने सारे हो गए, ठीक है, अब मिल जाते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो कई चीजें अनलोकलाइज्ड होती हैं, ठीक है, उन्हें कहीं भी रखा जा सकता है। जैसे घर पे तुम गए हो, पेरेंट्स वगैरह ध्यान नहीं दे रहे हैं, सॉक्स एक यहाँ एक वहां, अगले दिन मिलेगी ही नहीं। मेरे साथ मैक्सिमम यही होता है, तुम भी थोड़ा देख लेना ऐसे। तो लोकलाइज्ड एंड अनलोकलाइज्ड वेक्टर्स, लोकल, लोकेशन, ये वो वेक्टर्स होते हैं जिनकी लोकेशन चेंज नहीं कर सकते और इनकी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। अब देखो, जैसे हमारे पास क्या है, ये एक दरवाजा हो गया, डोर हो गया, ठीक है, ये डोर यहां से हिंज है, आई होप आपको पता हो दरवाजा कहां से खुलेगा। तो मुझे दरवाजा खोलना है या बंद करना है, तो मैं फोर्स ऐसे लगाऊंगा, कोई डाउट? ये हमारे पास एक गेट है, तो मैं फोर्स ऐसे लगाऊंगा, जब ये गेट रोटेट होगा। मैंने क्या किया, मैंने इस फोर्स को उठा के इसके पैरेलल रख दिया, मैंने इस फोर्स को उठाया और अब मैं फोर्स को यहां लगा रहा हूं हिंज वाले पॉइंट पे, क्या उतनी रोटेशन मिलेगी? नहीं। तो यहां मैं इस फोर्स को उठा के इसके पैरेलल शिफ्ट नहीं कर सकता इस डायरेक्शन में, बिकॉज दिस फोर्स इज अ लोकलाइज्ड वेक्टर, इस फोर्स की लोकेशन फिक्स्ड है। तो जो अनलोकलाइज्ड वेक्टर्स होते हैं, आप सिर्फ इनको पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो। जैसे पिछला केस, वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड नॉर्थ में थी, उसे खुद के पैरेलल आगे पीछे कहीं भी शिफ्ट कर दो, वेलोसिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन पोजीशन वेक्टर क्या होता है, लोकलाइज्ड, आप किसी की पोजीशन को उठा के उसके पैरेलल नहीं रख सकते, बात आई समझ में? तो ये थोड़ा सा एनसीईआरटी में इस चीज के बारे में बताया गया है, लेकिन एक्स्ट्रास में है, कभी इस पे क्वेश्चन नहीं आया। करें आगे। अब नेक्स्ट हमारे पास है एंगल बिटवीन वेक्टर्स, आई होप आपको आइडिया हो, जल्दी से बताइए, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है, एनीवन? जोर से बोलो, वापस आइए, दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल है 60 डिग्री। बालको, मैंने पहला ही एग्जांपल कंफ्यूजिंग ले लिया और तुम वहीं पे हो गए। द एंगल बिटवीन वेक्टर्स इज टेकन फ्रॉम हेड टू हेड और टेल टू टेल, दोनों के सिर कनेक्टेड हो या दोनों की पुंजड़ कनेक्टेड हो, इस केस में हम क्या कहते हैं, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। अब आप देखिए, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, क्या दोनों के हेड कनेक्टेड हैं? एक का हेड कनेक्टेड है, एक की टेल कनेक्टेड है, ठीक है।
तो यहाँ पे ये एंगल बिटवीन वेक्टर्स नहीं होगा। एंगल बिटवीन वेक्टर्स अगर आपको निकालना है तो ऐसे फिगर में निकलेगा, दोनों के क्या कनेक्टेड हैं, टेल। या फिर पैरेलल शिफ्टिंग कर दो, इस वेक्टर को उठा के इसके पैरेलल रख दो, कोई प्रॉब्लम। इस वेक्टर को उठा के इसके पैरेलल रख दो, कोई प्रॉब्लम। ये एंगल कौन सा होगा, वर्टिकली अपोजिट। तो जब भी आप एंगल बिटवीन वेक्टर्स देखो, दोनों हेड टू हेड या टेल टू टेल कनेक्टेड होना चाहिए। तो इस केस में देखो, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, मैंने ये एंगल 120 दे दिया, तो दोनों कैसे कनेक्टेड हैं, हेड टेल। तो ये एंगल नहीं होगा, तो मुझे एक वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करना पड़ेगा। मैंने इस वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट किया, ठीक है, यहाँ पे। अब देखो, ये टेल, इसकी टेल, दोनों कनेक्टेड हैं। दिस वाला विल बी एंगल बिटवीन वेक्टर्स। ये बात याद रह जाएगी, थोड़ा सा देख के कर लेना। कोई प्रॉब्लम किसी को? ओके, नेक्स्ट। हाँ भाई आइए, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स या लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एनीवन, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का दूसरा नाम क्या है, लॉ ऑफ कोसाइंस। जो आपने देखा ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा, उसका दूसरा नाम यही है। तो अब आप एक चीज देखिए, आपके पास एक वेक्टर है ये a, दूसरा वेक्टर है ये b, दोनों के बीच में एंगल है थीटा, कोई प्रॉब्लम? तो इनका रिजल्टेंट कहां होगा, दोनों के बीच से कहीं पास होगा, कोई प्रॉब्लम? इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो आप इससे बता सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा, कोई प्रॉब्लम किसी को? अगर आप cos थीटा इज इक्वल टू करके कुछ लिख रहे हो, देन दिस फॉर्मूला विल बी कॉल्ड लॉ ऑफ कोसाइंस। ये मैथ वालों को पता होता है। अगर आप बस इसे ऐसे लिख रहे हो r इज इक्वल टू, तो ये रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स होगा, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होगा, कोई अलग चीज नहीं है ये, ठीक है। पूछ लिया जाए लॉ ऑफ कोसाइन क्या है, डरना मत। अब दूसरी चीज, ये क्या है, दिस एंगल इज अल्फा। क्या फॉर्मूला होता है tan अल्फा का, मैं मान के चल रहा हूं पढ़ा होगा कभी ना कभी, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो अब ध्यान से देखो, ये एक वेक्टर है a और यहाँ एक वेक्टर है b, कोई प्रॉब्लम? b को पैरेलल शिफ्ट कर दो, तो मैं कह सकता हूं ये क्या है, b। a और b के बीच में एंगल थीटा था, तो क्या होगा, a और b के बीच में एंगल थीटा ही रहेगा। b बीच का बंदर हो गया, ना x एक्सिस पे ना y एक्सिस पे, क्या करें, कंपोनेंट्स। ये डिस्टेंस कितना होगा, b cos थीटा। ये डिस्टेंस कितना होगा, b sin थीटा। अब ध्यान से देखो, ये टोटल डिस्टेंस कितना है, a प्लस b cos थीटा। ये डिस्टेंस कितना है, b sin थीटा। आई होप आपको प्रॉब्लम ना हो। तो पिछली फिगर में ये b था और मैंने क्या बोला था, मैंने इसे रिजल्टेंट बोला था, ठीक। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं इसे वापस से कनेक्ट कर दूं, दिस विल बी रिजल्टेंट, कोई प्रॉब्लम? अब ये रिजल्टेंट है, तो ये एंगल कितना होगा, अल्फा, पिछली फिगर में दिखा था। अब बताओ tan अल्फा कितना होगा, tan अल्फा परपेंडिकुलर बाय बेस, सो b sin थीटा ओवर a प्लस b cos थीटा। अगर मैं पूछूं हाइपोटेन्यूज कितनी होगी, तो तुम कहोगे परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो तुम जब ये फॉर्मूला निकालोगे यहीं आएगा, यहीं से उसका डेरिवेशन। आई होप किसी को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं। ओके, आइए एक एग्जांपल देख लेते हैं। सिंपल सा एग्जांपल है, सबको आंसर भी रटा हुआ होगा। ये एक वेक्टर है 3, ये एक वेक्टर है 4, दोनों 90 डिग्री पे। रिजल्टेंट का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। कोई डाउट? आंसर कितना आएगा, आई होप सबको पता हो। अब ध्यान से देखो, मैंने 4 को पैरेलल शिफ्ट कर दिया, मैं 3 को भी पैरेलल शिफ्ट कर रहा हूं। आई होप सबको रेक्टेंगल दिखाओ।
रेक्टेंगल में ये हमारा रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट के कंपोनेंट क्या होंगे, 3 और 4। ठीक है, रिजल्टेंट से कंपोनेंट बनता है और कंपोनेंट से वापस वेक्टर सम से रिजल्टेंट बन जाता है। अब ये एंगल कितना होगा, ठीक, तो tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस कितना आएगा, 4/3। हाँ भाई tan थीटा ये है, तो थीटा 53 डिग्रीज होगा। इट्स ओके, अगर किसी को याद नहीं है तो ये 53 आएगा। अब ध्यान से देखिए, अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है जिसके साइड्स 3, 4, 5 है, तो एक एंगल 90 होगा। सबसे छोटी साइड कौन सी है, 3, तो इसके अपोजिट सबसे छोटा एंगल होगा 30 36.9 डिग्रीज अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एंड इट इज टेकन एज 37। ठीक है, एनसीईआरटी में इसे 36.9 लिखा हुआ है। ये वाला जो एंगल है ये 53.1 डिग्रीज होता है, इसे हम नियरली 53 ले लेते हैं। तो ये कुछ एंगल्स होते हैं, देख लेना, tan थीटा वगैरह इनकी वैल्यू आ जाती है। बाकी नीट में, जेई में कभी भी ऐसी वैल्यूज आई हैं तो हमेशा ब्रैकेट में लिखी होती है। ठीक है, 37, 53 इनकी वैल्यूज गिवन होती हैं अलग से। मैं मान के चल रहा हूँ इतना पता होगा आप लोगों को, थोड़ा सा आइडिया होगा। अब वापस आइए, यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगेन देखिए, एक वेक्टर था 3, एक वेक्टर था 4 और ये था रिजल्टेंट। ये एंगल 53, ये एंगल 37, दोनों का सम 90। दोनों में कौन सा वेक्टर बड़ा है, 3 या 4, 4। रिजल्टेंट इज क्लोजर टू द बिगर वेक्टर। देखो, आपके पास एक वेक्टर है ए, दूसरा है ए, कोई डाउट, दोनों 90 डिग्री पे, रिजल्टेंट 45 पे होगा, किसी को प्रॉब्लम। वेक्टर्स अगर इक्वल हैं तो रिजल्टेंट एंगल बाइसेक्टर होता है। अब मैंने इस वेक्टर को इंक्रीज कर दिया तो रिजल्टेंट इसकी साइड चला जाएगा। मैंने इस वेक्टर को और इंक्रीज कर दिया, रिजल्टेंट और इसकी साइड चला जाएगा। तो जितना बड़ा वेक्टर होगा उतना छोटा एंगल रिजल्टेंट उसके साथ बनाएगा। आप देख सकते हो वेक्टर जितना बड़ा हो रहा है उतना वेक्टर के साथ एंगल डिक्रीज होता जा रहा है। ओके, याद रह जाएंगे ये कुछ बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा रिपीटेड वैल्यूज में आपको मिलेगा। एक वेक्टर है ए, एक दूसरा वेक्टर भी है ए, दोनों वेक्टर्स की वैल्यू इक्वल है और ये दोनों 120 डिग्री पे हैं। रिजल्टेंट कितना होगा, एनीवन, कोई नहीं बता सकता, किसी एक को तो याद होगा। सॉल्व करो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी कॉस थीटा लगाओ प्लीज, जिसको याद नहीं है। कॉस 120 माइनस हाफ होता है बच्चे, दोनों ए हैं, दोनों वेक्टर इक्वल हैं बच्चे। करें, हाँ तो बच्चों, cos 120 की वैल्यू माइनस हाफ होती है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी कॉस थीटा लगाओगे तो आंसर क्या आएगा, ए ही आएगा। अब आइए वापस से ध्यान से देखें, दो वेक्टर हैं इक्वल, रिजल्टेंट एंगल बाई सेक्टर होगा 60 डिग्री पे, और रिजल्टेंट की वैल्यू भी क्या होगी, ए होगा। कोई डाउट किसी को, एनी प्रॉब्लम? आइए, अब सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं, आपके पास दो वेक्टर हैं ए और बी, तो उनका रिजल्टेंट कितना होगा। सो बाय डिफॉल्ट रिजल्टेंट मींस सम। अगर किसी क्वेश्चन में पूछे फाइंड रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स या द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स, तो इसका ऑलरेडी मतलब सम है, कोई अलग से नहीं बताएगा आपको। ठीक है, तो हेल्प करवाओ, क्या फॉर्मूला था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ऑन द अदर हैंड अगर मैं आपसे डिफरेंस पूछूं, ठीक है, डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। प्लीज इस चीज का ध्यान रखना, यहां माइनस आ जाएगा। अब अगले दो क्वेश्चंस करने से पहले कुछ आइडेंटिटीज यूज होती हैं,
और ये वाले क्वेश्चन मैंने सिर्फ जेईई मेंस में देखे, अभी तक नीट में देखे नहीं है। नीट में जो आए भी हैं वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब देखो, हाँ भाई, कॉस ऑफ ए प्लस बी आइडेंटिटी क्या होती है, किसी को याद हो? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कोई प्रॉब्लम किसी को? बच्चों, ए और बी दोनों को थीटा रख दो प्लीज। क्या लिखूं? कॉस ऑफ, प्लीज हेल्प करवाओ थोड़ी थोड़ी। कॉस ऑफ 2 थीटा इक्वल्स, बोलो जल्दी। कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई कहना चाहे इज इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस होता है, माइनस नहीं होता। अब आप एक चीज देखिए, एक आइडेंटिटी ये हो गई, दूसरी आइडेंटिटी आपको पता ही है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक बार साइन स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, एक बार कॉस स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। तो जब उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो कॉस थीटा की आपके पास दो वैल्यूज और आएंगी। पहले वाला, शाबाश, ठीक है, और दूसरा, शाबाश, ओके, सेम सेम बट डिफरेंट। कल कुछ कहा था बच्चे आपसे, बात वो नहीं है, बात ये है कल कुछ कहा था आपसे। ओके, हाँ भाई आइए, नोट किया। अब एक बार इसे थोड़ा अलग तरीके से देखो। दीज आइडेंटिटीज आर कॉल्ड हाफ एंगल आइडेंटिटीज। यहां जो भी एंगल है यहां उनके हाफ है, दिख रहा है? तो अगर मैं यहां थीटा पुट करूंगा तो यहां थीटा बाई 2 लिखा जाएगा। कोई प्रॉब्लम? अब एक काम करूं, आपका मैथ अच्छा है, इस वन को इस साइड भेज दो। तो क्या लिखूं? 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। कोई भी डाउट? एनीवन? हाँ भाई, मैंने यहां थीटा लिख दिया, यहां क्या लिखूं? थीटा बाई 2। यहां जो भी एंगल होगा उसका हाफ यहां होगा। एक ये आइडेंटिटी, आई होप किसी को प्रॉब्लम ना हो। दूसरा, इसमें साइन स्क्वायर थीटा की हेल्प करवाओ, तो 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा क्या लिखें? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ये आइडेंटिटीज, वेक्टर में ये आइडेंटिटीज यूज होती हैं। नोट कीजिए प्लीज जल्दी से, अगर करना है तो। करें? आइए चेंज करो। नेक्स्ट, सम एंड डिफरेंस ऑफ इक्वल वेक्टर्स। देखो बच्चों, आपके पास एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर जो है बी वो भी ए है। आपके पास दो वेक्टर हैं, दोनों इक्वल है? दो वेक्टर इक्वल है क्या? नहीं, मैग्नीट्यूड इक्वल है, ठीक है। मैं इक्वल वेक्टर बोल रहा हूं तो मेरा मतलब मैग्नीट्यूड से है, डायरेक्शन अपोजिट हो गई ना, वेक्टर में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों मैटर करते हैं। तो आपके पास दो वेक्टर है, दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है। नाउ टेल मी रिजल्टेंट। आई होप सबको पता हो रिजल्टेंट इज सम। बताइए क्या लिखूं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बोलो वैसे ही वैल्यूज लिखते रहो साथ साथ, कोई प्रॉब्लम? 2a स्क्वायर, किसी को प्रॉब्लम? हाँ भाई, 2a स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या बचेगा? 1 प्लस कॉस थीटा। एनीवन? 1 प्लस कॉस थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। तो क्या फॉर्मूला आया सम का? बोलिए।
अगर दो वेक्टर इक्वल हैं तो डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते सम के लिए। जेई मेंस में आपको पीवाईक्यू में मिल जाएगा एक क्वेश्चन, जेई एडवांस का इससे करते तो बहुत अच्छा जल्दी सॉल्व हो जाता। थोड़ा सा देख लेना प्लीज। करें? हाँ भाई, व्हाट अबाउट डिफरेंस? अगर मैं डिफरेंस निकालना चाहता हूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। कोई प्रॉब्लम किसी को? 2a स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा? 1 माइनस कॉस थीटा। आई होप सबको आइडेंटिटी याद हो। तो डिफरेंस कितना बनेगा? 2a साइन ऑफ थीटा बाय 2। अगर दो वेक्टर्स इक्वल हैं तो डिफरेंस आप डायरेक्टली इस फॉर्मूला से भी लिख सकते हो। कोई प्रॉब्लम किसी को? करें? चेंज करो? ठीक है, नोट कर लो, इट्स ओके। आइए वापस। हाँ तो बच्चों देखो, नेक्स्ट कंपैरिजन ऑफ रिजल्टेंट। हाँ भाई, आपके पास दो वेक्टर हैं, लेट जैसे एक वेक्टर की वैल्यू 4 है, एक वेक्टर की वैल्यू 7 है। मैं कह रहा हूं दोनों वेक्टर्स को ऐड कर दो। एनीवन आंसर बताइए? कर सकते हो ऐड? क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? डायरेक्शंस नहीं पता। ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा, बिना कॉस थीटा के नहीं कर सकते। तो ये 4 एक वेक्टर है, मतलब इसकी डायरेक्शन मैंने नहीं लिख रखी। 7 भी एक वेक्टर है, इसकी भी डायरेक्शन नहीं लिख रखी। अगर मैं आपसे पूछूं इस रिजल्टेंट का ज्यादा से ज्यादा आंसर क्या जा सकता है, तो आपको पता है रिजल्टेंट क्या है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा प्लस आता है। अगर ये मैक्सिमम चाहिए तो ये भी मैक्सिमम चाहिए होगा, और कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू आएगी 4 प्लस 7 विच इज 11। आप थीटा की कोई भी वैल्यू ले लो, आप इसका आंसर 11 से ज्यादा नहीं ले जा सकते। करके देख लेना। तो दो वेक्टर्स का मैक्सिमम आंसर चाहिए तो यही होगा। कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ा है? जिसने पढ़ा है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड a1 प्लस a2 होता है, मिनिमम a1 माइनस a2 होता है। तो वेक्टर्स को डायरेक्ट ऐड कर दो, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दो, ये आप उनके मैक्सिमम मिनिमम आंसर होते हैं। अगर मैं पूछूं इस रिजल्टेंट का मिनिमम आंसर कितना जा सकता है, तो आई होप आपको पता हो मैक्सिमम आंसर जाता है 0 डिग्री पे और मिनिमम आंसर जाता है 180 डिग्री पे। तो आप क्या कहेंगे? 4 माइनस 7, बट रिजल्टेंट इज अ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर कैन नेवर बी नेगेटिव। तो यहाँ पे मॉडुलस लगाएंगे और आंसर कितना आएगा? बात आई समझ? तो यहां देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं आपके पास है a प्लस बी, तो बताइए इसका ज्यादा से ज्यादा आंसर कितना जा सकता है? a प्लस बी, और कम से कम आंसर a माइनस बी। बस यहां मॉडुलस लेना पड़ेगा क्योंकि हमें नहीं पता a और b कौन बड़ा है। तो ये कंपैरिजन है। बात आई समझ? इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी द रिजल्टेंट। तो अगर आपको पता है आप 4 और 7 को ऐड कर रहे हो तो 15 कभी आंसर नहीं आ सकता, 1 कभी आंसर नहीं आ सकता। आंसर हमेशा दोनों के मिनिमम मैक्सिमा के बीच में रहेगा। कोई प्रॉब्लम किसी को? ओके कुछ टर्म्स पता है? नल वेक्टर कौन सा जो टैप हो? जीरो वेक्टर को नल वेक्टर बोलते हैं। कोप्लेनर वेक्टर्स एक ही प्लेन में, जैसे मैंने वेक्टर बना दिए काफी सारे, सारे के सारे वेक्टर बोर्ड पे बने हुए हैं, कोई भी बोर्ड से बाहर किसी पॉइंट पे नहीं कर रहा, तो ये कोप्लेनर वेक्टर्स हो जाएंगे। को इनिशियल वेक्टर्स
एक ही पॉइंट से स्टार्ट होने वाले, ऐसी कुछ टर्म्स होती हैं, प्लीज वो टर्म्स देख लेना आप लोग, कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है, नेक्स्ट, रिलेशन अमंग पॉलीगोनल वेक्टर्स। पॉलीगन पता है सबको क्या होता है? एनीवन? पॉलीगन क्या होता है? आवाज नहीं आ रही। देखो, पॉलीगन एक क्लोज्ड फिगर विद स्ट्रेट लाइंस, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, पेंटागन, हेक्सागन, सेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन, अजय देवगन। ठीक है, ये वाला नहीं होगा। तो यहां पे आप वापस आइए, देखिए सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ए बी सी पॉलीगन है। ए बी सी में रिजल्ट बताओ। ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, क्या लिखूं वेक्टर फॉर्म में? क्या? तो देखो, इसे एक तो ऐसे देख सकते हैं, यहां से चले ए फिर बी, कितना डिस्टेंस मूव किया? ए प्लस बी। या यहां से सीधे चले सी। तीन वेक्टर्स के केस में बनाना मुश्किल नहीं होता। व्हाट इफ 4 5 6 वेक्टर्स आ जाए? तो देखो, सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। ठीक है, जहां से स्टार्ट किया वहीं वापस आ जाओ, ये रूल है। इस रूल से आपके आंसर थोड़े से फास्ट आ जाएंगे। तो यहां पे देखो, सबसे पहला रूल, फिगर क्लोज्ड होनी चाहिए। अगर फिगर पॉलीगोनल है तभी रिजल्टेंट 0 हो। अब कोई भी एक डायरेक्शन चूज कर लो और घूम के वापस आ जाओ, क्लॉक या एंटी क्लॉक, कैसे घूम के वापस आ सकते हो? अगर किसी वेक्टर की डायरेक्शन में जा रहे हो तो पॉजिटिव, अपोजिट जा रहे हो तो नेगेटिव। जैसे आई होप आपको पता हो, मैं इस फिगर को ऐसे भी लिख सकता हूं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, और बताइए 9 माइनस सी वेक्टर। एक वेक्टर को रिवर्स कर दिया तो माइनस लिख जाएगा ना। आइए, अब मैं ऐसे चल रहा हूं, बताओ क्या लिखूं? पहले मैं ऐसे गया प्लस से, फिर मैं ऐसे गया प्लस बी, फिर मैं उल्टा जा रहा हूं इससे, माइनस सी इज इक्वल टू 0 वेक्टर। कोई प्रॉब्लम? ऐसे भी आप रिलेशन निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन निकाल के दिखा दो, मुझे भरोसा हो जाएगा कि ਤੁਹਾਡੇ खोपचे दे कुछ तो घुसिया। खोपचा, सॉरी, दिमाग को क्या कहते हैं? पंजाबी ते खोपड़ा। ਤੁਹਾਡੇ माइंड ते क्या होया? जाने दो। ओके, मैं कैपिटल लेटर्स पे स्मॉल में आ गया। हाँ भाई, बताइए जल्दी से, क्विक, जल्दी ट्राई करो। वेक्टर्स में क्या रिलेशन होगा? ओके, आइए वापस, कोई भी एक डायरेक्शन पिक करो, वहां से स्टार्ट करो, घूम के वहीं आओ। बताओ क्या लिखो? ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी माइनस ई। अब आगे तुम ऑप्शन सेट कर सकते हो, किसी को प्रॉब्लम? तो ऐसी कोई कॉम्प्लिकेटेड फिगर आ जाए तो आपको ध्यान से देखने की जरूरत नहीं है कौन किसका रिजल्टेंट है। जैसे आप यहाँ, मुझे नहीं लगता ढूंढ पाओगे अच्छे से कौन किसका रिजल्टेंट है। ठीक है, बस क्लोज्ड फिगर हो, पॉलीगन बन रहा हो, आपकी बात बन जाएगी। नेक्स्ट, द नेक्स्ट वन इज लेमेस थ्योरम, या लॉ ऑफ, बेड़ू आगे बेंच पे बैठ, तेरे से ही बोल रहा हूं, लॉ ऑफ साइंस। एक को सुधारो दूसरा बिगड़ जाता है। आइए, तो लेमेस थ्योरम या लॉ ऑफ साइंस, कोई प्रॉब्लम किसी को? देखें,
सबसे पहले इसमें साइन होंगे, लॉ ऑफ कोसाइन में कॉस थे, इसमें साइन होंगे। दूसरी चीज प्लीज याद रखिएगा, इसमें 3 वेक्टर होने चाहिए हुज रिजल्टेंट इज 0। लेमिस थ्योरम हम 3 वेक्टर्स के लिए लगाते हैं। ये अलग बात है मैं 2 वेक्टर के लिए भी लगा दूंगा। आपके पास 2 वेक्टर हैं, उनके रिजल्टेंट को रिवर्स कर दो, 3 वेक्टर हो जाएंगे, लेमिस थ्योरम लग जाएगी। लेकिन इतना डिटेल में मैं अभी नहीं जाना चाहता। लेमिस थ्योरम या लॉ ऑफ साइंस, आइए स्टार्ट करने से पहले देखो, θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। कोई प्रॉब्लम किसी को? सो θ1 इज इक्वल टू 180 माइनस θ2। दोनों साइड साइन ले लो बच्चों। तो लेफ्ट साइड मैं बता देता हूं साइन θ1 आएगा, राइट साइड तुम बता दो क्या लिखो। साइन 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो इसका आंसर क्या रहेगा? साइन θ2। सप्लीमेंट्री एंगल्स पे, ठीक है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो उनके मैग्नीट्यूड सेम होते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं tan 150 कितना होता है, तो 150 का सप्लीमेंट्री क्या है? सम 180। 150 प्लस क्या इज इक्वल टू 180। तो तुम tan 30 की वैल्यू बताओ कितनी होती है? तो देखिए इसकी वैल्यू 1/√3 है, तो इसकी वैल्यू भी 1/√3 होगी, मैग्नीट्यूड सेम होगा। बस tan थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो यहां माइनस लग जाए। तो जो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं इनके ऊपर tan थीटा की वैल्यू सेम आती है, मतलब सॉरी मैग्नीट्यूड सेम आता है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। साइन पहले दूसरे में पॉजिटिव होता है, इसलिए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीज याद रखिएगा। अब आइए करें स्टार्ट। कोई प्रॉब्लम किसी को? थोड़ा सा प्लीज देख लेना, हो सकता है डर जाओ तुम लोग। इक्विलेटरल ट्रायंगल तो नहीं लग रही ना? ओके, आपके पास क्या है? एक ट्रायंगल है, क्लोज शेप हो गई, ठीक है। ये एक वेक्टर है हमारे पास ए, ये एक वेक्टर है बी, और ये एक वेक्टर है सी। तीनों का सम क्या है? ए प्लस बी प्लस सी। तीनों का वेक्टर सम 0 होना चाहिए। कोई प्रॉब्लम? अब वापस आओ। हाँ बच्चों, मैंने ए को उठा के पैरेलल शिफ्ट कर दिया, किसी को प्रॉब्लम? बी को उठा के पैरेलल शिफ्ट कर दिया, और सी को उठा के पैरेलल शिफ्ट कर दिया। कर सकता हूं, रूल्स अलाउ करते हैं, ठीक है। तीनों को मैंने पैरेलल शिफ्ट कर दिया। ए और बी के बीच में कौन सा एंगल है? इस फिगर में ए और बी में कौन सा एंगल है? ये लेट जस्ट कॉल दिस एंगल एज गामा। गामा। हाँ बच्चों, ए और बी में कौन सा एंगल है? गामा, ठीक। ओके, सी और बी, सी और बी में एंगल ये वाला है, एक्सटेंड करना पड़ेगा किसी एक वेक्टर को। सी और बी में ये एंगल अल्फा। इट्स ओके अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। सी और बी इनमें एंगल अल्फा। देखो रूल क्या होता है, यहां ए के अपोजिट अल्फा, बी के अपोजिट बीटा, सी के अपोजिट गामा। तो मैं यहां से ढूंढ रहा हूं और वहां लिख रहा हूं, ठीक है। तो बीटा एंगल कौन से वेक्टर्स के बीच में? सी और ए, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए सी और ए, इनके बीच में ये वाला एंगल हो गया, दिस वन इज बीटा। कोई प्रॉब्लम? ओके, अब वापस आइए, देखिए ये एंगल अल्फा तो ये एंगल θ1, ये एंगल बीटा तो ये एंगल θ2, और ये एंगल गामा तो ये एंगल θ3। क्विक क्वेश्चन, साइन ऑफ θ1 इज इक्वल टू साइन ऑफ क्या लिखूं? सप्लीमेंट्री कौन है? 180 सम
तो इन दोनों के साइन सेम होंगे। साइन ऑफ थीटा 2 साइन बीटा, साइन ऑफ थीटा 3 कोई प्रॉब्लम किसी को? एनीवन? कोई भी प्रॉब्लम? चौंक गए? कोई बात नहीं, आइए दोबारा करें, करें स्टार्ट। देखिए चेंज करता हूं, सॉरी। आइए समझिए, आपके पास तीन वेक्टर हैं ए बी सी। ए के अपोजिट एंगल थीटा 1, बी के अपोजिट थीटा 2, सी के अपोजिट थीटा 3। क्या बन रहा है यहाँ? ट्राइंगल। तो अगर मैं तुम्हें एक ट्राइंगल दे दूं जिसमें तीन वेक्टर्स हैं, तीनों का रिजल्टेंट 0 है, तो तुम सीधा कह सकते हो a अपॉन साइन थीटा 1 इज इक्वल टू b अपॉन साइन थीटा 2 इज इक्वल टू c अपॉन साइन थीटा 3। दिस इज कॉल्ड लेमीज थ्योरम और लॉ ऑफ साइंस। साइंस नहीं, साइंस, सेम साउंड आ रही है वैसे। या फिर इन्हें ऐसे लिखो, एक वेक्टर a, एक वेक्टर b, एक वेक्टर c। अब ये एंगल अल्फा, ये बीटा, ये गामा। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, a अपॉन साइन अल्फा, b अपॉन साइन बीटा, c अपॉन साइन गामा। फिगर आपको वो भी मिल सकती है, ये भी मिल सकती है, सेम सेम बट डिफरेंट। पता ही समझ? अब देखो जैसे लॉज ऑफ मोशन हो गया, लॉज ऑफ मोशन में अजीब अजीब क्वेश्चन आते हैं। लॉज ऑफ मोशन की बात करते हैं। ये आपके पास एक फिगर है, इस फिगर में आपको सिर्फ mg पता है और ये एंगल्स पता है सारे। अब मैंने पूछ लिया बताओ f1 कितना होगा, तो आप यहां लेमीज थ्योरम लगा सकते हो। तीन वेक्टर्स हैं, तीनों का रिजल्टेंट 0 है, ठीक है। तो f1 अपॉन साइन ये वाला एंगल, mg अपॉन साइन ये वाला एंगल, f2 अपॉन साइन ये वाला एंगल, ठीक है। बिना कंपोनेंट्स लिए हम डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं लेमीज थ्योरम से वहां पे, ठीक। तो ये वहां यूजफुल है, बाकी तुम्हारी चॉइस है, तुम्हें इसके बारे में पता होना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हो। वेक्टर सम 0 ना हो तो बच्चे रिजल्टेंट 0 नहीं होगा, आपको कोई और अप्रोच यूज करनी पड़ेगी इसकी कंडीशन। करें स्टार्ट। द नेक्स्ट वन इज एनालिटिकल अप्रोच। एनालिटिकल अप्रोच, करें। आइए आपके पास क्या है, एक वेक्टर है x y z, एक वेक्टर है a। तो प्लीज देखिएगा, मैं 2D में 3D फिगर नहीं बना सकता प्रॉपरली। x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, ठीक है। एक वेक्टर है ऐसे 3D में, समझ में आया? ये भी बनाना मुश्किल है ऐसे, ओके। अब ये डायग्राम 3D में है, x एक्सिस के साथ ये जो एंगल बना रहा है दैट इज कॉल्ड अल्फा, y एक्सिस के साथ एंगल जो बना रहा है इसे बीटा कहेंगे, और z एक्सिस के साथ जो एंगल है गामा है। समझ सकते हो 3D में, ठीक है। तो सबसे पहली चीज कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, इन्हें हम डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। क्यों कहते हैं तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैथ के स्टूडेंट्स हैं, जेई के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें पता है ये डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन कई काम आ जाते हैं। एक क्वेश्चन तो ये देख लो कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इन तीनों के स्क्वायर का सम हमेशा 1 होता है वेक्टर में।
ठीक है, इसे प्रूफ किया जा सकता है लेकिन नहीं करने वाला मैं। ठीक, एनीवन, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, तो इसकी जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा रखना जरा, और जरा बताना साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा क्या होगा, सोच समझ के बताइए, क्विक, जल्दी से बताओ। 2, ठीक है, देखो 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस बनेगा, साइन स्क्वायर 3 है, तीनों को उस साइड भेज दो, तो यहां क्या बचा 3, ये 1 इस साइड आएगा, 2 बचेगा। ठीक है, ओके। अब बच्चों वापस आइए, देखिए ए जो वेक्टर है इसका कंपोनेंट एक्स एक्सिस पे होगा कुछ ना कुछ, क्या होगा, ए कॉस अल्फा, ए कॉस अल्फा को हम क्या कहेंगे, ए एक्स, द एक्स कंपोनेंट ऑफ ए। फिर ए का कंपोनेंट वाई एक्सिस पे भी होगा, ए का कंपोनेंट जेड एक्सिस पे भी होगा, ये थोड़ा दिखाने में मेरे को दिक्कत आएगी, ए जेड, ओके। अब तक मैंने जितने भी वेक्टर थे एरोज से दिखाए थे, अगर मैं उन्हें एरोज से ना दिखा के एक्स वाई जेड में दिखा दूं, जैसे एक्स में वैल्यू ए एक्स, वाई में वैल्यू ए वाई और जेड में ए जेड, किसी भी वेक्टर को ऐसे लिखना या सिंपली ए एक्स ए वाई ए जेड ऐसे लिखना, दिस इज कॉल्ड एनालिटिकल अप्रोच। ओके, टाइम कम है, वापस आइए, थोड़ी सी स्पीड पिक कीजिए। हाँ भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, अगर तुम्हारे पास एक वेक्टर ये है तो बताओ मैग्नीट्यूड क्या होगा, एक्स वाले कंपोनेंट, वाई और जेड वाले कंपोनेंट तीनों का स्क्वायर का ये। अगर मैं तुमसे कह दूं एक यूनिट वेक्टर बनाना है, फॉर्मूला, एक वेक्टर को वेक्टर से डिवाइड कर दें, प्लीज याद रखना कभी भी नीचे डिवाइड में वेक्टर नहीं आ सकता, हम कभी भी डायरेक्शन से डिवाइड नहीं कर सकते, नीचे हमेशा सिर्फ मैग्नीट्यूड आएगा। सो ये याद रह जाएगा। करें आगे, तो ये एनालिटिकल अप्रोच है, आप इसमें ज्यादा कंफर्टेबल होंगे, इससे आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। द नेक्स्ट वन इज डॉट प्रोडक्ट, दूसरा नाम स्केलर प्रोडक्ट, रिजल्ट इज स्केलर। डॉट प्रोडक्ट को करने के दो तरीके हैं, ग्राफिकल अप्रोच, एनालिटिकल अप्रोच। ग्राफिकल अप्रोच देखिए, एक वेक्टर ए एक वेक्टर बी, दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल थीटा, कोई डाउट? हाँ भाई, बी का ए पे प्रोजेक्शन कितना है, कंपोनेंट बी कॉस थीटा, तो बताइए मैंने पूछा ए डॉट बी, तो इसका मतलब हुआ ए का मैग्नीट्यूड इनटू बी का कंपोनेंट ऑन ए, डॉट प्रोडक्ट का ये मतलब होता है। डॉट प्रोडक्ट में हम पैरेलल कंपोनेंट्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो क्या लिखूं इसे, ए इंटू बी कॉस थीटा या सिंपली ए बी कॉस थीटा। हाँ भाई, डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव हो सकता है, होता है, आप खुद देखिए, ये दोनों मैग्नीट्यूड है, ये हमेशा क्या रहेंगे, पॉजिटिव। कॉस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव, तो अगर दो वेक्टर्स के बीच में ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है, तो प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव आ सकता है, डॉट प्रोडक्ट। ठीक, ये थी हमारे पास, ठीक है, ग्राफिकल अप्रोच। एनालिटिकल अप्रोच, अगर आपके पास दो वेक्टर हैं ए डॉट बी, तो ए के कंपोनेंट हो गए ए एक्स ए वाई ए जेड, बी के कंपोनेंट बी एक्स बी वाई बी जेड, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करवाओ,
तो डॉट प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ए की ए से, बी की बी से, सी की सी से रिस्पेक्टिवली क्या लिखूं? ए एक्स बी एक्स आई कैप। अगर आंसर में आई जे के आ गया तो आंसर एक वेक्टर हो जाएगा, बट दिस इज डॉट प्रोडक्ट, तो प्लीज ध्यान रखिएगा इसमें आई जे के नहीं आएगा, ठीक। प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ये आप कर सकते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम? अब एक चीज देखो, मैंने आपसे पूछा ए डॉट बी कितना होगा, तो आपको ए बी मैंने एनालिटिकल फॉर्म में दे दिया, ए बी ऐसे गिवन है कंपोनेंट फॉर्म में, ए डॉट बी निकाल सकते हो, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, सिर्फ एक वेरिएबल रहेगा। तो अगर कभी भी आपको दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना हो, हमेशा ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। कभी भी अगर आपको दो वेक्टर्स के बीच में फॉर्मूला निकालना है, सॉरी एंगल निकालना है, तो ये वाला फॉर्मूला बेस्ट है आपके लिए। करें? डॉट प्रोडक्ट बताओ जल्दी से। क्विक, श्योर है? ओके, चेक करते हैं। हाँ भाई, एक बार जरा जल्दी से ट्राई करो प्लीज, मेरे पास टाइम ज्यादा नहीं है क्लास के लिए। ओके, देखो हमारी आदत है आई जे के बिना देखे आई जे के मान लेना, ठीक है। तो पहला वेक्टर ए कितना है? दिस वन इज 3 माइनस 4 8, ओके। दूसरा वेक्टर कितना है? 4 माइनस 2 6। ऑर्डर पे एक बार नजर जरूर जानी चाहिए, ठीक है। बहुत पहले ऑर्डर उल्टे सीधे रखते थे, कई सालों से ऑर्डर सीधे ही आ रहे हैं, आई जे के। तो 4 3 जा 12 माइनस 2 माइनस 4 प्लस 8 6 8 जा 48, ओके। आंसर से फर्क नहीं पड़ता। अनाउंस हो गया था इसमें, ओके। हाँ तो बच्चों, कोई डाउट किसी को? फोर आंसर प्लीज नेक्स्ट टाइम ऑर्डर पे ध्यान देना। ये क्वेश्चन मुझे नहीं करवाना चाहिए था, लेकिन मुझे पता है तुम कहाँ गलती करोगे। आइए, द नेक्स्ट थिंग इज क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, आपके पास एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी, दोनों के बीच में एंगल थीटा, ठीक है। तो ए क्रॉस बी, ए इंटू बी का कंपोनेंट कौन सा? परपेंडिकुलर टू ए। क्रॉस प्रोडक्ट में हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट में पैरेलल कंपोनेंट्स लेते हैं। तो क्या लिखें? ए बी साइन थीटा, सही लिख रहा है या कुछ गड़बड़? लेफ्ट साइड में मैग्नीट्यूड है? नहीं है। अगर मैं लेफ्ट साइड में ये लिखता तो ये आंसर होता। क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर शुड बी अ वेक्टर। तो आइए देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या है? ए क्रॉस बी, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? ए बी साइन थीटा। हाँ भाई, एक नंबर को वेक्टर बनाना है, एक मैग्नीट्यूड को वेक्टर बनाना है, अप्रोच डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करता हूं, तो बिना इस एन यूनिट वेक्टर के आपका आंसर गलत है। तो यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, हेल्प करवाओ। हाँ भाई, ये यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में होता है? ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में। एनीवन, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कैसे निकाली जाती है?
राइट हैंड पाम रूल वगैरह वगैरह कुछ सुना हो? ठीक है, तो याद रखिए अगर आपको ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है तो खुला हाथ जो है, फिंगर्स, ये ए की डायरेक्शन में होनी चाहिए, पाम, हथेली जो है ये बी की डायरेक्शन में होनी चाहिए, तो थंब ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में होगा। ट्राई करते हैं। ए की डायरेक्शन में फिंगर्स, क्या बी की डायरेक्शन में पाम है? तो लो, बी की डायरेक्शन में पाम हो गया, लेकिन फिंगर्स वहीं रहनी चाहिए। कभी ऐसे करो कि हाँ भाई, ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन होनी चाहिए, ए बी, सही है। तो थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है? बाहर। सो दिस विल बी डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। फिट आउट। नेक्स्ट, ये था किससे? ग्राफिकल मेथड से। व्हाट इफ मैं कह दूं ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है एनालिटिकल मेथड से। अप्रोच आई जे के, ऐसे लिखोगे। आई होप इंजीनियर्स को पता हो, डेटरमिनेंट है ये 3x3 वाला। बाकी लोग आइए, पहले क्या लिखा है? ए, तो प्लीज देख लेना, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। ए क्रॉस बी का आंसर और बी क्रॉस ए का आंसर मैग्नीट्यूड में सेम आएगा, डायरेक्शन में माइनस के साथ अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो पहले ए लिखा है तो ए के कंपोनेंट ए एक्स, ए वाई, ए जेड, फिर बी एक्स, बी वाई, बी जेड, ऐसे लिखा। ओके, नेक्स्ट, क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर वेक्टर होगा, तो वेक्टर होगा तो उसमें क्या होगा? आई जे और के, ठीक है। तो थोड़ा सा प्लीज देख लो, प्लस आई माइनस जे प्लस के, जे नेगेटिव होगा। आप जे को प्लस लेके भी कर सकते हो, लेकिन जिन्हें पता है उन्हें पता है। आओ, सबसे पहले मुझे चाहिए आई के साथ क्या होगा। तो बच्चों, आई वाले रो कॉलम को हाइड कर दो। क्या दिख रहा है? जे और के वाले। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। क्या लिखूं? ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड। ऑर्डर आगे पीछे इनका चल जाएगा, ठीक है, बात आई समझ? अब मुझे जे के साथ चाहिए, क्या आएगा? तो जे वाले रो कॉलम हाइड कर दो, जो दिख रहा है उसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। क्रॉस माइनस, ठीक है। नेक्स्ट के, आई होप आपको समझ में आ गया हो। ये भाई ऐसे आप कर सकते, याद रह जाएगा। अब प्लीज एक चीज याद रख लेना, अगर मैं आपसे कहूं ए क्रॉस बी और ए डॉट बी को डिवाइड कर दो, तो आप कहेंगे आंसर tan थीटा आएगा। ओके, दूसरी चीज, ए डॉट बी और बी डॉट ए, इनमें ऑर्डर का फर्क नहीं पड़ता, क्रॉस प्रोडक्ट में पड़ता है। तीसरी चीज, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0। अगर दो वेक्टर पैरेलल या एंटी पैरेलल है तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? 0। ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ओके, बस 2 मिनट और दे दो बच्चों, ठीक है। एरिया कैसी क्वांटिटी है? स्केलर वेक्टर? वेक्टर। आइए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। आइए, आपके पास ये क्या है? ए, ये बी, कोई प्रॉब्लम? पैरेलल शिफ्ट करो।
बी ए, कोई प्रॉब्लम? क्या ये पैरेललोग्राम है? पैरेलल साइड्स अपोजिट वाली, ठीक है। ए और बी के बीच में एंगल कितना है? थीटा। कोई डाउट किसी को? हाँ भाई, कोई बता सकता है ये हाइट कितनी होगी? हाइट बी साइन थीटा। कोई प्रॉब्लम? एनीवन? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्मूला बेस इनटू हाइट बेस इनटू एल्टीट्यूड। क्या याद किया था? बेस इनटू हाइट। बेस कितनी है? ए। हाइट कितनी है? बी साइन थीटा। दो वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और साइन थीटा आ रहा है, क्या हुआ होगा? क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहां पे प्लीज याद रखिएगा, आपके पास क्या है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला ए क्रॉस बी, ठीक है। ये आई थिंक रोटेशनल चैप्टर का क्वेश्चन है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट रोटेशनल में आता है, एनसीईआरटी में देख लेना। फिर एनीवन, मेरे पास एक पैरेललोग्राम है, उसका आधा कर दिया, क्या बनेगा? ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ ए क्रॉस बी, ओके। एंड फाइनली लास्ट चीज, पैरेललोपाइप। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप। एनीवन, व्हाट इज पैरेललोपाइप? टर्म थी ये, पुरानी एनसीईआरटीज में थी, नहीं का पता नहीं मुझे। एक ऐसी फिगर जिसमें अपोजिट फेसेस पैरेलल हो। एग्जांपल क्यूबॉइड। ये क्लासरूम हो गया, क्लासरूम में कोई भी दो अपोजिट फेस ले लो, फेसेस क्या है? पैरेलल। तो ये क्लासरूम की शेप क्या है? पैरेललोपाइप। तो पैरेललोपाइप और क्यूबॉइड में डिफरेंस क्या हुआ? क्यूबॉइड में सारे एंगल्स कितने हैं? 90, ठीक है। पैरेललोपाइप में एंगल्स कितने ही हो सकते हैं? जैसे देखो, ये मेरे पास एक रोम्बस हो गया, ठीक है। ये एंगल्स कितने ही हो सकते हैं, जरूरी नहीं है 90 हो। फिर इसको हाइट दे दो, लेकिन हाइट भी पैरेलल, सॉरी हाइट कोशिश करो थोड़ी ऐसे दो, बात आई समझ? तो अगर तुम्हारे पास कोई शेप है जिसमें अपोजिट फेसेस पैरेलल हैं, बट एंगल्स कुछ भी हो सकते हैं, दैट शेप इज कॉल्ड पैरेललोपाइप। अब देखो, ये वेक्टर है ए, ये वेक्टर है बी, और ये वेक्टर है सी। लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट की जगह साइड साइड साइड, लेंथ ब्रेड्थ हाइट जनरली परपेंडिकुलर होती है। तो बच्चों, अगर मैं इसकी वॉल्यूम पूछूं, तो आई होप तुम्हें पता हो वॉल्यूम इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो ए क्रॉस बी डॉट सी कर देना, दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपाइप, ठीक है। ये किसी क्लोज शेप की वॉल्यूम होती है, ठीक। वेक्टर से रिलेटेड सारे टॉपिक्स कवर कर लिए अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी।